Hello students, welcome you all once again. We have a very wonderful new topic that is mechanical equilibrium. इसके अंदर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, एवरीथिंग वी विल डिस्कस. सो लेट्स स्टार्ट. 3, 2, 1. मेरे हाथ में ये हैमर है और मैंने इसको होल्ड कर लिया है, ऐसे देख सकते हैं आप. ये देखिए, मैं इसको ऐसे होल्ड करना चाहता हूं. यहाँ पे मैंने एक फिंगर से इसको ऐसे सस्पेंड कर दिया ऐसे. ये देखिए, ये नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम. दिस हैमर इज इन इक्विलिब्रियम. अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेके आना चाहूं तो मेरे को यहाँ पे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा. देखो, जैसे ये देखिए, अब ये देखो, ये हैमर जो है अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है. ये यहाँ पे मैंने इंडेक्स फिंगर से कुछ फोर्स लगाया है, लेफ्ट और राइट दोनों फिंगर से, और नाउ इट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो जैसे छोड़ता हूं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्ड हो जाता है. तो आइए समझते हैं डिटेल से क्या है इक्विलिब्रियम. एक बाउल है, उसको मैं ऐसे इस शेप में रख देता हूं. ऐसे बाउल है और एक बॉल यहाँ पे रखी हुई है. अब इसी बाउल को मैं इन्वर्ट कर देता हूँ, इन्वर्टेड पोजीशन में, लाइक दिस. ये बाउल को मैं ऐसे रख देता हूँ और बॉल यहाँ पे रखी हुई है. और थर्ड केस है हमारा, ये जो है फ्लैट कोई टेबल है यहाँ पे और ये बॉल यहाँ पे रखी हुई है. तो दिस इज द डिफरेंट केसेस. यहाँ पे अगर बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम होगी. अगर हम यहाँ से इसको डिस्प्लेस करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. तो इट विल ट्राई टू कम बैक, वापस वहीं आना चाहिए उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे. तो अगर इस इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करेंगे तो दिस विल ट्राई टू कम बैक. तो इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. अब यहां पे अगर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ऑलरेडी इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई है, ज्यादा हाइट पे है. तो अगर डिस्टर्ब करेंगे तो ये वापस वहां नहीं आएगी, नीचे ही आएगी. तो इट विल नॉट कम बैक. तो इसको बोलेंगे हम अनस्टेबल. तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. और ये है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो है, mg इज इक्वल टू n है. यहाँ भी ऐसे ही, इसका जो mg है वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है. यहाँ भी mg जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है. नेट फोर्स 0 है. लेकिन यहाँ भी सेम mg इज इक्वल टू n है. लेकिन यहाँ पे अगर इसको डिस्टर्ब करके यहाँ रख देंगे तो भी ये सेम रहेगा. इट विल नॉट कम बैक, वापिस नहीं आएगी. तो वापिस नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, उसी तरह से स्टेबल है. यहाँ पे ये, इसमें तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है इसकी, यहाँ पे कम नहीं हो रही, तो सेम स्टेट पे है. तो इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलेंगे. दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो मैंने इक्विलिब्रियम्स के बारे में बताया. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट व्हेन नेट फोर्स इज 0 और नेट टॉर्क इज 0. अगर नेट फोर्स 0 है तो हम उसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. बॉडी मूव नहीं कर रही उस टाइम पे एज ए होल. और अगर नेट टॉर्क 0 है तो उसको बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम. बॉडी एज ए होल रोटेट नहीं कर रही. एंड दैट इक्विलिब्रियम में बी स्टैटिक और डायनामिक. बॉडी एक्चुअली एट रेस्ट है तो स्टैटिक है, और बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, या बॉडी इज रोटेटिंग विद ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड. अगर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से है तो रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम है. अगर कांस्टेंट लीनियर स्पीड से मूव कर रही है तो ट्रांसलेशनल डायनामिकल इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम के अंदर दो इफेक्ट हैं हमारे. एक तो होता है फोर्स और दूसरा है मोमेंट ऑफ फोर्स. सेकंड इज मोमेंट ऑफ फोर्स. फर्स्ट इज फोर्स एंड सेकंड इज मोमेंट ऑफ फोर्स. और इसका दूसरा नाम है टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. ये इफेक्ट है फोर्स का, दैट इज टॉर्क. इट इज आल्सो कॉल्ड टॉर्क. तो फोर्स जो है, अगर बैलेंस है किसी बॉडी के ऊपर फोर्स, तो उसका कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा. जैसे मान लिया ये कोई रोड है हमारे पास, सपोज दिस इज ए रोड. इस पे मैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता हूं यहाँ पे, और लाइन ऑफ इंपैक्ट ऑफ फोर्स भी सेम है. यहां मैंने F फोर्स लगाया, यहां भी F फोर्स लगाया, तो इस पे नेट फोर्स जो है 0 है. लेकिन क्या नेट टॉर्क भी 0 है? तो टॉर्क समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है. सपोज मैं इसको वर्टिकल पोजीशन में रोड को प्लेस करता हूं. द सेम फोर्स इज अप्लाइड इन दिस वे. यहां पे मैंने F फोर्स लगा दिया और इधर से भी मैंने इस एंड पे F फोर्स लगा दिया. तो टोटल फोर्स यहां पे 0 है. नेट फोर्स यहां भी 0 है, नेट फोर्स यहां भी 0 है. इन दिस सिचुएशन दिस रोड विल नॉट मूव.
इसका जो रोड का मोशन जो है वो नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर जो है रोड का जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन होगा, रोटेट करेगी रोड ऐसे, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है। तो फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है वो क्या करेगा, इसको रोटेट करवाएगा, दैट इज टॉर्क। तो उसको निकालने का तरीका है हमारा, कि यहां से सेंटर से किसी भी पॉइंट से निकाल सकते हैं हम, सेंटर से ये कितनी डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज, इट मे बी क्लॉकवाइज। इस केस में ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जैसे ये रोड है हमारी, मान लिया ये मार्करी रोड है, तो इस पे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अगर ये मैं ऐसे ऊपर से ऐसे लगाऊंगा तो ये क्लॉकवाइज होगी। तो अगर मैं इस सिचुएशन को चेंज कर देता हूं, सपोज यहाँ पे नेट फोर्स 0 है लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है, तो एफ नेट इज 0 और यहाँ पे नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। तो जहां पे नेट फोर्स 0 होता है हम कहेंगे बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। और जहां पे नेट टॉर्क 0 नहीं होगा वहां कहेंगे हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। कंप्लीट इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। तो फोर्स के लिए जो है अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल का मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी, ऐसे होल बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी। और अगर हम नेट टॉर्क 0 है तो हम कहेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, बॉडी रोटेट नहीं करेगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो मेनली वी हैव कैटेगराइज्ड द इक्विलिब्रियम इनटू टू कैटेगरीज, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल के अंदर जैसे मान लिया मैं इसी रोड को इसके ऊपर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाता हूं, ऐसे इन दिस वे, सेम डायरेक्शन में लगाता हूं, इन दिस वे सेम डायरेक्शन में लगाता हूं। तो इन दिस केस नेट फोर्स जो है इज नॉट इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स 0 नहीं है तो ये बॉडी एज ए होल मूव करेगी लेफ्ट साइड, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव करेगा और उसका एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं 2F/m। तो इसका मतलब देयर इज नो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, बट ये बॉडी रोटेट नहीं भी करेगी, इसमें इसका टॉर्क होगा F का एंटी क्लॉकवाइज और इस F का जो बॉटम पे है उसका होगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0 और नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। इज देयर एनी स्टेट जिसमें दोनों 0 हो, नेट टॉर्क भी 0 हो, नेट फोर्स भी 0 हो, एंड दैट वाज दिस स्टेट, दिस वाज दैट स्टेट कि इसमें अभी जो है ये मैंने ऐसे बैलेंस कर लिया। तो आप देख सकते हैं इसमें नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है, ये घूम भी नहीं रही और ये मूव भी नहीं कर रही, मतलब इसका कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो इसमें जो है ऐसी सिचुएशंस में बहुत सारे केसेस हैं, जैसे मान लिया हमने कोई यहां पे एक रोड है हमारे पास, इसको हमने यहां पे हिंज कर दिया, यहां पे रोड का लेफ्ट एंड हिंज कर दिया और राइट एंड को मैंने यहां पे स्ट्रिंग से टाई कर दिया यहां पे। नाउ दिस रोड इज इन स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, दोनों इक्विलिब्रियम है। यहां पे नेट फोर्स भी 0 है, एफ नेट वो भी 0 है और टॉर्क भी 0 है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी बनाना आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, उस पे जितने भी फोर्सेस हैं एक्ट कर रहे हैं तो उसको हमें दिखाना होता है, दैट इज FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैं स्टार्ट करता हूं, पहले हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम करेंगे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में दैट में भी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, बट बॉडी जो है एट रेस्ट रहेगी, बॉडी मूव नहीं करेगी, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में सबसे मैं पहले सिंपल से सिंपल केस लेता हूं स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। जस्ट एक पेंडुलम है, वो जस्ट सस्पेंडेड है एट रेस्ट, इसका मास m है। तो बताइए व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग है, व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। अब आपको पता है ये जो बॉब ऑफ द पेंडुलम रेस्ट पे है, तो इसके अंदर वर्टिकल डायरेक्शन में जो है नेट फोर्स 0 है, तो जितना टेंशन होगा इसमें दैट इज इक्वल टू वेट। तो आंसर आ गया आपका mg। तो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज mg। अब इसी केस में अगर इसको हम वर्टिकल पोजीशन से थोड़ा सा इंक्लाइंड यहां पे एक फोर्स F, हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा के इसको पुल कर देते हैं। नाउ व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। मान लिया दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, वेट ऑफ दिस विल एक्ट डाउनवर्ड। तो अगर आपको ये कहा जाए कि इसका FBD बनाइए, तो FBD के लिए आप इसको यहां से हटा दो,
बस दिस इज द एफबीडी। इसके ऊपर जितने भी फोर्सेज हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 3 फोर्सेज इस पे एक्ट कर रहे हैं, दिस इज एफबीडी। तो जितने भी पॉसिबल फोर्सेज हैं अगर उसको आप एक पॉइंट पे दिखा दें उसको ऑल डायरेक्शंस के हिसाब से, तो दैट इज एफबीडी। ये एरो आउटवर्ड होगा इस पे, स्ट्रिंग पे जो फोर्स है वो जहां पे टाई होता है उससे आउटवर्ड होता है। यहाँ पे इसके लिए इस एज के लिए जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उसके लिए इस साइड होगा और इसके लिए अपवर्ड होगा। तो नाउ हाउ विल यू फाइंड टेंशन? तो इसके लिए इजी मेथड है हमारे पास, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं दोबारा। तो इसको ये थीटा एंगल है तो ये दो लाइन पैरेलल होंगी तो दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। इसके हम कंपोनेंट ले लेते हैं यहाँ पे, दैट इज टी कोस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा टी साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री यूज की। नाउ सिंपल, अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस 0, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस दैट इज 0। तो 2 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशन में टोटल फोर्सेस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेपरेटली 0। तो इट मींस दिस एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ और यहां से टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो इनको सॉल्व कर लो, डिवाइड कर दो, कैंसिल आउट। तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। तो यहां से f इज इक्वल टू एम जी tan थीटा, तो ये f पता लग गया हमें कितना, बट आवर टास्क वाज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो t के लिए ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, t वैल्यू इक्वल टू f अपॉन साइन थीटा। f की वैल्यू हमारे पास पता है एम जी tan थीटा, दैट इज एम जी tan थीटा। ये डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं, t cos थीटा इज इक्वल टू एम जी है तो डायरेक्ट हमें पता लग गया t इज इक्वल टू एम जी अपॉन cos थीटा। दिस इज द आंसर, सिंपल। टेंशन इन दिस स्ट्रिंग विल बी t इज इक्वल टू एम जी अपॉन cos थीटा। यहां से भी सॉल्व करेंगे वही आएगा सेम, f हमारा एम जी tan थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, दिस इज अगेन एम जी बाय cos थीटा। तो हमने टेंशन निकाल लिया। तो यहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। अब यहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्यों नहीं लिया हमने? ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमारे जितने भी फोर्सेस हैं वो कॉन्करेंट हैं, कॉन्करेंट मींस एक पॉइंट के ऊपर एक्ट करते हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि उनका जो नेट टॉर्क है वो ऑटोमेटिकली 0 होगा। तो जैसे यहां पे ये बॉब के ऊपर सारे कॉन्करेंट फोर्सेस थे हमारे, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे थे ऑल फोर्सेस, तो इस पे टॉर्क की जरूरत नहीं। टॉर्क कब लेना है? उसमें अगर हमारे जो फोर्सेस हैं वो कोप्लेनर हैं या कॉन्करेंट नहीं है। इफ फोर्सेस आर नॉट कॉन्करेंट, आई टेक अनदर एग्जांपल। जैसे मान लिया हमने किसी रोड को सस्पेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग्स। ये रोड है हमारे पास, सपोज वी हैव ए रोड, इसको हमने सस्पेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ दीज 2 स्ट्रिंग्स। अब इसके अंदर बताइए व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, यहां पे। अब इसमें इट इज नॉट नेसेसरी कि टेंशन सेम हो, वो डिपेंड करता है कहां पे इसको टाई किया है। तो यहां पे इसका जो वेट होगा रोड का वो सेंटर पे एक्ट करेगा, दैट इज mg। अगर मैं यहां पे एक मास और रख दूं, यहां पे एक मास m और रख दूं इससे कुछ डिस्टेंस पे, यहां से मान लिया मैंने उसको l/4 डिस्टेंस पे एक मास रख दिया। नाउ टेंशन विल बी डिफरेंट, यहां पे टेंशन ज्यादा होगा, इसको मैं T2 ले लेता हूं, इसको मैं T1 ले लेता हूं। Now in this case we have to check both equilibrium, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। ट्रांसलेशनल में हम नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस और नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस 0 करेंगे, और रोटेशनल में नेट टॉर्क। तो इसमें ये दोनों केस हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो आइए इसमें निकालते हैं हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। तो इसमें बेस्ट वे है कि आपको टॉर्क निकालना आना चाहिए, और उसके लिए आपको बेस्ट है कि जैसे मान लिया हमने T2 निकालना है तो इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो, इस पॉइंट को, इस पॉइंट से हम इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। जो भी फोर्स उस पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगा उसका टॉर्क नहीं होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट T2 जो है दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ L, इसको मैं L ले लेता हूं, दिस इज L। तो T2 into L, इसका टॉर्क जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे इसको ऐसे घुमाएगा। अगर इसका पॉजिटिव होगा तो इस mg का नेगेटिव होगा, तो इसका पॉजिटिव होगा तो mg का नेगेटिव, तो माइनस करेंगे, उसका प्लस तो इसका माइनस। mg into this distance is L/2, this is L/2, और वन मोर मास इज देयर, एक मास और भी है जो कि यहां से जो टोटल डिस्टेंस है उसकी होगी L/2 प्लस L/4, दैट विल बी 3L/4। तो ये भी नेगेटिव होगा, तो mg into 3L/4। तो ये जो है नेट टॉर्क, अब अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से आपको T2 की वैल्यू आ जाएगी।
दिस टी विल बी कैंसिल आउट, दैट विल बी mg कॉमन, तो ये आ जाएगा l/2 प्लस 3l/4 ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये आ जाएगा 5mgl/4। तो दिस विल बी T2। तो T2 की वैल्यू आ गई, ये L कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले ही कैंसिल, यहाँ पे भी L था, तो L से ये L सब कैंसिल हो जाएगा, तो 5mg/4। तो हमने T2 निकाल लिया यहाँ पे 5mg/4। अब T1 निकालना है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस आप चेक कर सकते हैं। इसका एफबीडी बना लो रोड का, ये रोड है हमारी, इसका एफबीडी बना लिया मैंने। इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स है T2, इधर से अपवर्ड फोर्स है T1, और इसका वेट सेंटर में है, डाउनवर्ड फोर्स mg, और एक फोर्स और है भी यहाँ पे जो इस वेट के कारण है, दैट इज आल्सो mg। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज 2mg, दैट शुड बी इक्वल टू T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2 किसके इक्वल होगा? T1 प्लस T2 दैट इज इक्वल टू 2mg। T2 हम निकाल चुके हैं पहले, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, दैट इज 2mg माइनस T2, and you will get it 2mg minus T2, that is 5mg/4, तो that is 3mg/4। तो ये आपका T1 भी आ गया। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड T1 एंड T2। अब अगर डायरेक्ट आपको T2 T1 निकालना सपोज, तो आप T2 को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो, इस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो, डायरेक्ट वी कैन फाइंड 3mg/4 डायरेक्टली। कैसे? देखो यहां से अगर इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मानेंगे तो आपने क्या करना, फिर T2 का टॉर्क 0 होगा। T2 तो उसी पॉइंट से पास कर रहा है फोर्स, तो इसका टॉर्क 0 होगा। इसका T1 का क्लॉकवाइज होगा, तो T1 इंटू L डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर, और mg का फिर उसी तरह से माइनस हो जाएगा, ये अगर प्लस है तो वो माइनस mg इंटू L/2, और ये जो mg है दूसरा, इसका mg यहां से ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। अगर इधर से लिया था तो हमने ये 3lg/4 लिया, तो यहां से ये L/4 रहेगी क्योंकि ये L/2 है, तो ये दिस इज L/4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से T1 की वैल्यू आ जाएगी, L विल कैंसिल आउट, तो दिस इज mg/2 प्लस mg/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3mg/4। तो डायरेक्ट आप T1 भी निकाल सकते हैं। लेट्स टेक मोर प्रॉब्लम्स। ये यहां पे कोई स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग इसको यहां बांध दिया ऐसे, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, एंड दिस इज 5 kg सपोज। तो व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग? यहां पे टेंशन कितना होगा इसमें, दिस वन, और यहां पे कितना होगा? तो डिफरेंट टेंशंस होंगे यहां पे। तो यहां पे T1 अज्यूम कर लिया मैंने, यहां पे T2। यू कैन ट्राई योरसेल्फ एंड देन आई एम सॉल्विंग। तो इसमें उसी तरह से इसका एफबीडी बना लो। इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है यहाँ पे, एक डाउनवर्ड है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो इसका एफबीडी बनाएंगे। तो या इसी को मैं यहाँ से डिटैच कर देता हूँ, ये T2 हो गया, इस पे इधर हो गया हमारा T1 और नीचे हो गया mg, और ये एंगल 30 था तो यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस T2 के कंपोनेंट ले लेंगे, T2 cos 30, और अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा T2 sin 30। नाउ प्रॉब्लम सॉल्व। अब T2 को कंपोनेंट में ले लिया तो हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं। देयर आर 4 फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट, x एक्सिस में इक्वल कर दो और y एक्सिस में। तो x एक्सिस में तो ये आ जाएगा हमारा T1 इज इक्वल टू T2 इंटू √3/2, cos 30 इज योर √3/2। नाउ T2 की वैल्यू क्या होगी? T2 sin 30 इज 1/2, दैट इज इक्वल टू 5 मींस 50 न्यूटन। तो यहां से T2 की वैल्यू आपकी आ गई 100 न्यूटन। तो T2 इज योर 100 न्यूटन, यहां पे पुट कर देंगे, दैट इज T1 इज इक्वल टू √2, ये सॉरी दिस इज T2, तो 50 इंटू √3/2, तो ये 25 √3 न्यूटन आ गया। दिस इज द आंसर। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट। नाउ देयर इज वन मोर मेथड, instead of taking components, there is very shortcut method using Lami's theorem। तो मैं पहले Lami's theorem बता देता हूं, फिर उसी मेथड से you can try। तो Lami's theorem क्या कहती है? F1 upon sin of alpha is equal to F2 upon sin of beta, that is equal to F3 upon, इसके जो अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल उसका साइन लेना है आपने, साइन गामा। दिस इज Lami's theorem। अब इसको यूज करके उसी प्रॉब्लम को यू कैन ट्राई, विद इन सेकंड यू गेट द आंसर।
लेमीज थ्योरम की एप्लीकेशन देखिए, लेमीज थ्योरम को यूज करके निकालेंगे। मान लिया ये हमारे पास एक सिस्टम है, मासलेस पुली है, सम मास इज अटैच्ड टू इट और इन दिस वे यहां पे मास अटैच्ड है, सेम मास दोनों जगह है। यहां पे एक मास और सस्पेंड कर देते हैं हम ऐसे डाउनवर्ड, तो इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगी, ये यहां से द पोजीशन ऑफ दिस विल बी इन दिस वे। यहां पे एक मास और अटैच कर दिया हमने कैपिटल एम। नाउ दिस इज इन स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो बताइए ये जो है व्हाट इज द रेशो ऑफ दिस एम एंड स्मॉल एम एंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग्स। तो यहां पे दिस एंगल विल बी गिवन, सपोज दिस एंगल इज सपोज थीटा, ये थीटा दिया हुआ है। तो व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। तो इस केस में जो है आपने क्या करना, लेमीज थ्योरम से बहुत जल्दी आएगा। तो यहाँ पे ये सेम मास है तो अपने आप यहाँ टेंशन भी सेम होगा, लेकिन इसको मैं डिफरेंट ले लेता हूँ, सपोज दिस इज 2m, दिस इज m। तो अब यहाँ पे टेंशन भी अलग होगा। तो यहाँ पे टेंशन मैंने T1 मान लिया, यहाँ पे टेंशन T2 मान लिया। तो अगर ये इक्विलिब्रियम है तो T1 विल बी इक्वल टू 2mg, T1 विल बी इक्वल टू 2mg। इसका FBD अलग से बना लिया मैंने, और इसमें भी ऐसे ही T2 विल बी इक्वल टू mg। नाउ अब इसमें लेमीज थ्योरम का यूज करेंगे तो ये जो टेंशन है सेम ट्रांसफर हो जाएगा इस स्ट्रिंग में, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है थ्रू दिस। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा दैट इज T1 और इस पे जो टेंशन होगा T2, और ये डाउनवर्ड वेट हो गया कैपिटल mg। तो इस पे लेमीज थ्योरम लगा सकते हैं हम यहाँ पे। अब इसमें आप देखें यहाँ पे ये एंगल हमारा थीटा था, तो यहाँ से ये थीटा आ जाएगा। तो लेमीज थ्योरम लगाएंगे तो ये एंगल सारा निकाल लेंगे हम ये, और ये एंगल भी आपको दिया होगा उस टाइम पे। ये इसको θ1 और θ2 ले लिया मैंने, θ1 एंड θ2 ले लेता हूं मैं। तो यहाँ पे ये एंगल आ जाएगा, यहाँ पे θ2 यहाँ पे। तो यूजिंग लेमीज थ्योरम, तो लेमीज थ्योरम में हमें एंगल पता होना चाहिए, T2, दिस फोर्स इज T1 एंड दिस इज कैपिटल mg। तो यहां से ये θ1 है तो यहां से ये θ1 होगा यहां तक, तो टोटल एंगल आ जाएगा ये 90 प्लस θ1। इन दिस वे यहाँ पे ये θ2 था एंगल, तो यहाँ पे ये θ2 होगा, तो ये टोटल एंगल आ जाएगा 90 प्लस θ2। तो ये जो एंगल है हमारा बीच का, ये बच जाएगा हमारे पास। ये कितना रह जाएगा, दैट इज ये आप निकाल सकते हो 180 में से माइनस करके ये निकल जाएगा। टोटल ये 180 था, तो ये 180 माइनस θ1 माइनस θ2। अब ये θ1 θ2 विल बी गिवन टू यू एंड वी कैन स्ट्रेट वे फाइंड आउट T1 T2। तो जैसे T1 निकालना है हमने, तो T1 अपॉन दिस साइन ऑफ 90 प्लस θ2, 90 प्लस θ2। ऐसे ही T2 लेमीज थ्योरम यूज कर रहे हैं हम, कंपोनेंट से भी कर सकते हो, ट्राई यू कैन ट्राई। T2 अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस θ1, और लास्ट हमारा mg डिवाइडेड बाय इसके अपोजिट है ये साइन ऑफ 180 माइनस θ1 प्लस θ2, तो साइन θ1 प्लस θ2 लिख सकते हो इसको डायरेक्ट 180 माइनस। ऐसे ये हो जाएगा हमारा cos θ1 और ये हो जाएगा cos θ2। तो वी कैन सॉल्व, ये हो जाएगा नेक्स्ट cos θ1, T1 ओवर साइन की जगह आ जाएगा cos, यहाँ पे दिस विल बी cos θ2। ऐसे T2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा cos θ1 और ये हो जाएगा mg ओवर साइन ऑफ θ1 प्लस θ2। अब T1 निकालना है तो इसको कंपेयर कर लो, T2 निकालना है तो ये कंपेयर कर लो, दोनों आ जाएंगे। इन दिस वे वी कैन फाइंड T1 एंड T2। तो यू कैन यूज लेमीज थ्योरम आल्सो। आई टेक वन मोर एग्जांपल। ये एक रोड है कोई भी, इसका मास m है और लेंथ l है, मास m है और लेंथ इसकी l है। इसको हमने यहाँ पे हिंज कर दिया, और ऑन द राइट साइड राइट एंड यहाँ पे एक टेंशन स्ट्रिंग से इसको टाई कर दिया जिसके अंदर टेंशन T है सपोज, और इसको यहाँ पे सपोज दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री यहाँ पे, और इट में भी 37 ले लेता हूं मैं इसको, ये 37 है। तो नाउ व्हाट इज द टेंशन, आपसे पूछा जाएगा टेंशन बताइए कितना होगा यहाँ पे, एंड व्हाट इज द हिंज फोर्स ऑन दिस रॉड। तो दिस इज अगेन ए क्वेश्चन ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और इसमें दोनों इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। तो पहले हम ट्रांसलेशनल रोटेशनल चेक करते हैं। तो रोटेशनल में बेटर है कि टी निकालना है तो हिंज फोर्स के अबाउट यहीं पे इसी एंड के अबाउट हम निकाल लेंगे टॉर्क, नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क निकालने के लिए टी के कंपोनेंट लेते हैं ये, तो ये 37 है तो ये 37 यहाँ आ जाएगा। तो टी का एक कंपोनेंट होगा हमारा टी cos 37, एंड cos 37 यू नो 4/5, तो दिस इज 4/5 टी।
इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस तरफ आ जाएगा, दैट विल बी T sin 37। sin 37 होता है 3/5T, 3/5T आ जाएगा ये। तो अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसको हम यहां से हटा देते हैं, दिस वन। तो अब इस रोड के इस एंड पे इधर राइट साइड है 4/5T, इसका मतलब यहाँ पे हिंज फोर्स इधर 4/5T आएगा ही आएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में नेट फोर्स 0 होना चाहिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो जो फोर्स इधर है वही इधर होगा, सेम नेट इक्विवेलेंट अपोजिट। अब वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे 3/5T है और इधर है mg इसका वेट। अब यहाँ भी एक फोर्स हो सकता है इधर, दैट मे बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, वी विल डिसाइड इट। पहले T निकाल लेंगे तब उसके बाद पता लगेगा। तो T कैसे निकाल लेंगे, इसके अबाउट टॉर्क निकाल लो। इसके अबाउट टॉर्क के लिए mg का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, क्योंकि वेट जो है सेंटर पे एक्ट करेगा, तो mg इंटू L/2। ये क्लॉकवाइज टॉर्क तो इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, इसका क्लॉकवाइज तो उसका एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लस तो वो माइनस 3/5T इंटू टोटल लेंथ L, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो यहां से T की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो T विल बी इक्वल टू, L तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज mg/2, और ये इधर जाके 5/3 बन जाएगा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज 5mg/6। तो हमने टेंशन निकाल लिया यहाँ पे, T विल बी इक्वल टू 5mg/6। ये जो इसमें ये जो स्ट्रिंग था ना हमारा, इसके अंदर टेंशन आ गया हमारा 5mg/6। अब इसको फिर फर्दर यूज करेंगे, इसमें ये 5mg/6 है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस वन। अपवर्ड डायरेक्शन में कितना आएगा, 3/5 ऑफ T। अब इसका 3/5 लेंगे, दिस विल बी mg/2। इसका ये T की वैल्यू ये है, ये 3/5T है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो दैट विल बी mg/2। तो और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे है वेट mg, और इस तरफ फोर्स था हमारा 4/5T, और T की वैल्यू आई थी हमारी दिस वन 5/6, दैट इज 5/6 mg। तो इस लेफ्ट साइड हो गया ये 5 से 5 कैंसिल, 2/3 mg। तो 2/3 mg लेफ्ट है, तो 2/3 mg राइट है। यहाँ पे एक्स एक्सिस में इक्विलिब्रियम है, लेकिन वाई एक्सिस के अंदर अभी इक्विलिब्रियम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हिंज फोर्स आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। डाउनवर्ड में mg है, अपवर्ड में mg/2, तो यहाँ पे mg/2 एडिशनल फोर्स हिंज फोर्स लगेगा। नाउ व्हाट इज द नेट हिंज फोर्स, नेट हिंज फोर्स इस रोड पे कितना होगा, तो वी विल ऐड बोथ, इसको और इसको ऐड करेंगे, तो नेट हिंज फोर्स विल बी नेट F नेट हिंज फोर्स, इसको FH से लिख देता हूं मैं, FH। तो दैट विल बी इक्वल टू mg/2 होल स्क्वायर प्लस दिस वन 2/3 mg होल स्क्वायर अंडर द रूट, mg कॉमन आउट, और ये आ जाएगा आपका 1/4 प्लस 4/9, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16/36, 9 और ये 16, 25/36 रूट mg, एंड दैट विल बी इक्वल टू 5/6 mg। तो ये आपका नेट हिंज फोर्स होगा बाय द वॉल ऑन द रोड। अगर बाय रोड ऑन द वॉल आ जाए तो इसके अपोजिट होगा, ये नेट इस डायरेक्शन में होगा तो वो इसके अपोजिट होगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट। नाउ आई टेक द केस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक और डायनामिक में क्या फर्क है, जैसे मान लिया ए बुक इज केप्ट ऑन ए टेबल, जस्ट केप्ट ऑन ए टेबल, नाउ इट इज एट रेस्ट, रेस्ट पे है, तो इस पे जो इसका जो वेट है mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा, तो n विल बी इक्वल टू mg। तो इसको हम एक तो बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको जहां भी प्लेस करेंगे ये वहीं पे स्टे करेगी, वहीं इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, जहां भी प्लेस करेंगे। इसको यहां प्लेस कर देंगे तो ये यहीं पे होगी, इस अपने आप ये उसको चेंज नहीं करेगी अपने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को। तो एक तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दूसरा ये स्टैटिक है क्योंकि रेस्ट पे है। अगर ये बॉडी मूव कर रही है, सपोज मान लिया ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद ए कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, और देयर इज फ्रिक्शन आल्सो, ये रफ सरफेस है, दिस इज देयर इज आल्सो फ्रिक्शन, इट मींस यहां पे जरूर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है। यहाँ पे डेफिनेटली अगर फ्रिक्शन है और ये फिक्स स्पीड से जा रही है, v कांस्टेंट है और स्ट्रेट जा रही है, तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाइड फोर्स है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। बॉडी रेस्ट पे नहीं है, बॉडी मूव कर रही है, लेकिन नेट फोर्स इस पे 0 है, कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल f, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 रहेगा,
mg और ये हो जाएगा n। इसको बोलेंगे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बॉडी मोशन में है और उस पे नेट फोर्स जो है वो जीरो है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। ऐसे ही नेट टॉर्क जीरो हो सकता है ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन। जैसे उसका मैं एग्जांपल लेता हूं डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, एक कॉनिकल पेंडुलम। मान लिया हमारे पास एक पेंडुलम है कोई भी, वो बॉब जो है हमने उसको साइड में ले जाके ऐसे और ऐसे घुमा दिया उसको इन दिस वे, ऐसे नहीं वर्टिकल प्लेन में नहीं, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा दिया ऐसे। यू कैन सी, जैसे मान लिया ये हमारी बॉब थी, इसको हमने ऐसे घुमा दिया ऐसे, तो ये ऐसे घूमेगी इसके चारों तरफ ऐसे। इसका जो मोशन होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। मेक ए कॉन, ऐसे कॉन बनाएगा वैसे, तो ये कौन बनाएगा? तो फाइंड द टेंशन इन दिस। एक तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज द टेंशन इन दिस यहाँ पे, और इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ है और किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, एंड हाउ टू सॉल्व इट, और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कितने टाइम में ये रोटेट करेगा, मिनिमम कितनी स्पीड से घुमाए इसको कि ये फॉल ना हो। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसमें जो है आप उसी तरह से एफबीडी बनाएंगे। इस बॉब के जो वेट है वो mg डाउनवर्ड होगा, और टेंशन T ये है, हमारा दिखा रखा है मैंने यहाँ पे T, इसको इस एरो से दिखा दो, और ये एंगल थीटा है तो इधर भी एंगल थीटा होगा। तो इस पे अभी ओनली टू फोर्सेस आर एक्टिंग, ओनली टेंशन और mg, ओनली टू फोर्सेस आर एक्टिंग। तो इनको मैं कंपोनेंट्स में अगर रिजोल्व करूं तो दैट इज T cos थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा T sin थीटा। अब ना सी देख सकते हैं ये ऐसे रोटेट कर रहा है, अभी रेस्ट पे नहीं है, इसके ऐसे इस पे स्पीड है ऐसे टेंजेंशियल, ऐसे टेंजेंशियल स्पीड है इसके पास ये, लेकिन इसके जो प्लेन ऑफ रोटेशन है वो हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल है प्लेन ऑफ रोटेशन, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो मोशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है और उस सर्कुलर पाथ पे है, तो इट मींस देयर विल बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो T sin थीटा है यहां पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्ट करेगा, दिस विल एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड यू नो सेंट्रीपिटल फोर्स इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और रोटेशनल में उसको हम r ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, r ओमेगा स्क्वायर, एंड r विल बी दिस रेडियस, ये होगी रेडियस, ये हमारा लेंथ ऑफ द पेंडुलम थी ये लेंथ, और ये r रेडियस होगी, तो ये r निकाल सकते हैं हम यहां से इसका कंपोनेंट लेके। दिस स्मॉल r रेडियस ऑफ दिस सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल, विल बी इक्वल टू L sin थीटा। ये अगर L है तो ये L cos थीटा और ये L sin थीटा, दिस इज L sin थीटा। इसकी वैल्यू बाद में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो r को हम रिप्लेस कर देंगे L sin थीटा से, तो यहां पे कर सकते हो दिस इज L sin थीटा ओमेगा स्क्वायर, दिस इज T sin थीटा, तो यहाँ sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, तो T यू कैन राइट ml ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम। लेकिन इस पे जो T cos थीटा है सेकंड, इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, इस डायरेक्शन में जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है इसका, तो T cos थीटा को आप इक्वल कर सकते हो mg के, तो T cos थीटा इज इक्वल टू mg, और यहां से T की वैल्यू हमें पता है ml ओमेगा स्क्वायर, T is ml ओमेगा स्क्वायर, दिस इज cos थीटा, दिस इज इक्वल टू mg, m से m कैंसिल, और यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं, मिनिमम कितनी स्पीड से इसको रोटेट करवाएं कि ये फॉल ना हो डाउनवर्ड। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू यू कैन गेट दैट इज mg अपॉन l cos थीटा, m तो कैंसिल हो चुका है, तो ओनली g अपॉन l cos थीटा अंडर द रूट, और इसका हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, तो ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो ये ऐसे रोटेट करेगी, नीचे नहीं आएगी। अगर इसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो दिस एंगल विल इंक्रीज, स्पीड डिक्रीज होगी तो ये नीचे गिर जाएगा। तो अब इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। अब ये फिक्स स्पीड से घूम रहा है ऐसे, ओमेगा स्पीड फिक्स है, और सर्कुलर मोशन में ओमेगा अगर फिक्स है तो उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मानते हैं, दैट ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल T, तो दैट विल बी इक्वल टू g बाय l cos थीटा अंडर द रूट, और यहां से आप T की वैल्यू निकाल लेंगे, T will be equal to 2 pi under the root L cos theta upon G, तो दिस इज द टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड कॉनिकल पेंडुलम का है, ना कि सिंपल पेंडुलम का। नाउ हाउ टू रिलेट इट विद सिंपल पेंडुलम, अब इसको सिंपल पेंडुलम से कैसे रिलेट करें इस टाइम पीरियड को। सिंपल पेंडुलम में यू नो ये हमारा वर्टिकल लाइन है, और सिंपल पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करता है, ऐसे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके इसकी स्पीड यहाँ पे 0 हो जाती है, v इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसकी जो स्पीड है v वो मैक्सिमम होती है यहाँ पे, और लेफ्ट एक्सट्रीम में फिर 0 होती है। नाउ देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहाँ पे सपोज आपसे पूछा जाए कि टेंशन निकालिए यहाँ पे इस पॉइंट पे, आई विल डिस्कस दिस पॉइंट लेटर ऑन, फर्स्ट एक बार टाइम पीरियड से रिलेट करते हैं। पहले इसका टाइम पीरियड,
इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 पाई एल बाय जी अंडर दी रूट। वर्टिकल प्लेन में यहां से यहां तक लेफ्ट एक्सट्रीम से राइट, राइट से वापस लेफ्ट, इस टाइम के अनुसार वो ओबे करेगा। लेकिन कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमारा ये आया है, तो इसको रिलेट करने के लिए आप सीधा कर सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा था तो कॉनिकल पेंडुलम की जो इफेक्टिव लेंथ है, इसको यहां से परपेंडिकुलर डाल, दिस वन विल बी द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉनिकल पेंडुलम एंड दैट विल बी एल कोस थीटा। दिस इज एल कोस थीटा। तो एल को एल कोस थीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो दैट विल बी द टाइम पीरियड फॉर कॉनिकल। तो यू कैन रिमेंबर इट, कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई एल डैश अपॉन कोस थीटा, और एल डैश विल बी इफेक्टिव लेंथ। नाउ दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें टेंशन बताइए कैसे निकालेंगे, टी की वैल्यू क्या होगी। इसमें मोस्टली बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे कॉनिकल पेंडुलम में भी हमने क्या किया था, कॉनिकल पेंडुलम में ये अगर थीटा है तो ऐसे ले लिया था, ये कंपोनेंट, ये टी कोस थीटा और ये टी साइन थीटा। अगर आपने इसको कंपेयर किया, टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, दैट विल बी रॉन्ग। अगर आपने लिख दिया टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, दिस इज रॉन्ग, दिस विल नॉट बी द आंसर। तो यहां पे why it is not in equilibrium, जबकि यहां पे स्पीड जीरो है, स्पीड जीरो है तो इट शुड बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन यहां पे मिसकंसेप्शन ये है कि अगर किसी बॉडी की स्पीड जीरो है तो इट डजंट मीन कि उस पे नेट फोर्स जीरो है। जैसे मान लिया आपने कोई चीज थ्रो की है वर्टिकली अपवर्ड, ये मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी स्पीड जीरो होगी, क्या यहां पे फोर्स जीरो होगा? नहीं, यहां पे फोर्स अभी भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg, इसका एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड। तो ये पेंडुलम यहां बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है तो इसकी स्पीड घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ग्रेविटी इसको रोक रही है, तो कॉन्टिन्यूसली इस पे फोर्स लग रहा है, उससे स्पीड कम हुई है। तो उसके बाद तो यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो इक्विलिब्रियम, इसलिए वी विल नॉट टेक द कंपोनेंट ऑफ टी इन दिस केस। तो इस केस में हम टी के कंपोनेंट नहीं लेंगे। तो फिर क्या करें, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू कैसे निकालें इस केस में। तो पेंडुलम के केस में, सिंपल पेंडुलम के केस में टी की वैल्यू निकालने के लिए एट एक्सट्रीम पोजीशन हमें पता है इस पे कंस्ट्रेंट लगाएंगे। कंस्ट्रेंट क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल नॉट चेंज। तो अगर यहां पे इसका वेट mg है तो इस mg के कंपोनेंट लेंगे हम यहाँ पे, ये अगर थीटा है तो ये एंगल यहाँ पे थीटा होगा, दिस कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा। नाउ दिस इज एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट पे है तो t इज इक्वल टू mg cos थीटा होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, रेडियस वेक्टर के अलोंग। अब ये t और mg cos थीटा सेम होंगे। तो लेकिन इसका जो दूसरा कंपोनेंट है mg sin थीटा, दैट विल एक्सेलरेट इट, वो इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। जैसे स्पीड बढ़ेगी तो उस टाइम पे t विल नॉट बी इक्वल टू mg cos थीटा। तो ओनली एट दिस स्टेज, यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे आप लिख सकते हो t इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो t की वैल्यू आ जाएगी यहां पे दिस वन, यही आंसर होगा हमारा यहां पे। लेकिन इफ यू आर आस्क्ड कि यहां पे टेंशन बताओ, जब ये यहां पे आती है, या इस पॉइंट पे टेंशन बताओ, इस पॉइंट पे, अगर ये पेंडुलम रेस्ट पे होता तो t वाज इक्वल टू mg, जैसे मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बोला था कि पेंडुलम जस्ट सस्पेंडेड है तो t वाज इक्वल टू mg। लेकिन अभी इसके पास स्पीड मैक्सिमम है यहाँ पे v max। नाउ अगर ये सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए मस्ट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन, तो टेंशन ग्रेटर देन mg होगा तो सेंट्रीपिटल बचेगा। अगर टेंशन mg के इक्वल होगा तो सेंट्रीपिटल जीरो हो गया। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे वो इसको, यहां पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इस बॉटम पॉइंट पे देयर इज नो इक्विलिब्रियम। क्यों, एक्स एक्सिस में तो इक्विलिब्रियम है, वो भी फॉर ए मोमेंट, बहुत ही थोड़ी देर के लिए है, जब इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है जस्ट बस, उसके बाद फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में तो है ही नहीं, क्योंकि t ग्रेटर देन mg है। कितना ग्रेटर है, तो t माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन l आ जाएगा, ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो इस तरह से यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं है बॉटम पे, तो इसलिए यहां पे भी इक्विलिब्रियम वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, अलोंग द रेडियस इक्विलिब्रियम है, वो भी तब है जब स्पीड जीरो है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज स्मॉल प्रॉब्लम्स।